दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चैप्टर फर्स्ट, जिसमें इकाई 1 आप लोग देख पा रहे होंगे और इसका जो टॉपिक है वह है दोस्तों समानता। तो इसमें देखिए कुछ चित्र आपको दिख रहे होंगे, महिला पुरुष दिख रहे होंगे। फिर भारतीय लोकतंत्र में समानता भी आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये जो क्लास है ये स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एसबी, आरओ एंड एआरओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें दोस्तों यह टॉपिक आता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखिए क्या है 4 लाइनें आज की। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो आइए दोस्तों अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है कि लोकतंत्र भारत में। तो लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें लोगों द्वारा किसी प्रतिनिधि का चयन किया जाए, वही लोकतंत्र कहा जाता है। या और आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जहां पर लोगों का शासन होता है उसी को लोकतंत्र शासन कहते हैं। इसके बाद लोकतंत्र में समानता और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि सभी को जिंदगी जीने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार, देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी रहने का अधिकार, कोई मन मुताबिक अपने रोजगार को चुनने का अधिकार। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब समानता के ही अंतर्गत दोस्तों आते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जो कि दिए गए अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है समानता का अधिकार। क्या दिया गया दोस्तों? समानता का अधिकार दिया गया है। अब बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। चैप्टर फर्स्ट अपना, एक छोटे लाल किसान है जो पंक्ति में सबसे आगे हैं। फिर मंजीत कौर एक टीचर हैं, तेजा सिंह बिजनेसमैन है, ग्रीश राव एक स्टूडेंट है और कांता देवी घरेलू कामगार हैं। सुजाता कुमारी आप लोग देख पा रहे हो, ये भी एक हाउस वाइफ है, घर पर काम करने के लिए हैं। ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं दोस्तों वोट डालने का। क्या है? जो व्यक्ति भारत में, चाहे महिला हो, पुरुष हो या किसी अन्य जेंडर का भी हो, अगर वह 18 वर्ष से ऊपर है तो उसे मत देने का संवैधानिक अधिकार है। अर्थात ये संविधान की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है, जो भी 18 प्लस है, एडल्ट है, वह अपना वोट डाल सकता है। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, वोट क्या होता है? एक समानता का अधिकार है और एक संवैधानिक भी अधिकार है। चल कांता, अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाने का वादा किया था। अक्सर दोस्तों होता है कि इलेक्शन के पहले जो नेता वगैरह होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि आपके यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी, मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था की जाएगी, राशन मुफ्त दिलाने की कोशिश की जाएगी, अच्छे शिक्षण संस्थान की व्यवस्था की जाएगी, अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी, या अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं समानता। तो आप लोग समानता शब्द से समझते ही होंगे दोस्तों, जो सब समान हो, जहाँ पर सभी लोग समान हो, या जिससे हमें पता चले कि समान हैं या इक्वल हैं, उसी को समानता कहते हैं। भारत एक लोकतंत्री देश है। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर युवा मतदान करते हैं जो 18 प्लस हैं, फिर अपने द्वारा वह प्रतिनिधि का चयन करते हैं। वही प्रतिनिधि 5 वर्ष तक विकास कार्य करता है, चाहे वह दोस्तों प्रधान के रूप में हो,
ठीक है, सांसद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी के रूप में हो, इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही इनका चुनाव करती है, अर्थात इनके लिए वोटिंग करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्लास 6 में पुस्तक में हमने लोकतंत्री सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? देखिए, जैसे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। देखिए, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं, हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, स्टोरी बेस पर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब्दुल रहमान कारीगर, शबनम बानो गृहिणी, और ये ग्रेसी लेलिंग परामर्शदाता, आइजैक लैनिंग सरकारी अधिकारी, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी, योगराज बेरोजगार, और दोस्तों अशोक जैन उद्योगपति। तो देख रहे योगराज कैसे बेरोजगार के तौर पे इनको दिखाया गया। यहाँ दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से संबंध रखने वाले आपने व्यक्ति देखे हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या, कुछ देर बाद में क्या होता है, बाद में आना कांता जी क्या कहती, जी नमस्ते साहब, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। देखिए दोस्तों, स्टोरी के माध्यम से चल रही। फिर देखिए क्या होता, घर पर ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे। अर्थात अभी यह जो लेडी है काम करने जा रही है, शाम को यह वापस आएगी, अपनी बच्ची को फिर हॉस्पिटल ले जाएगी। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। अर्थात जिस बस्ती में जो लोग रहते हैं उस बस्ती में अच्छे से साफ सफाई नहीं होती है। अब देखिए, अब ये काम कर रही वहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि तो जो वहाँ के ऑनर होती हैं, मालकिन होती, वो कहती कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत डालना, मत बना, समझी? तो वो कहती ठीक है मैडम जी, जी मैडम जी बनाऊंगी, ऐसी आदत कोई भी नहीं डालूंगी। अब हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों मताधिकार की समानता। मताधिकार होता है मत देना, अर्थात वोटिंग करना, इसी को मताधिकार कहते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुने आप लोग। देखिए, कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्री देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। जितने युवा हैं दोस्तों भारत में, सबको वोट डालने का अधिकार है, और ये भी पाबंदी नहीं कि आप जिसको चाहें उसको वोट डाल सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप इस पार्टी में डालें, उस पार्टी में डालें। जो आपको व्यक्ति ठीक लगता हो, जिसे आप पसंद करते हो, उसको आप वोट डाल सकते हैं। देखिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वो गरीब हो या अमीर हो, इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? जहां पर सबको वोट डालने का अधिकार होता है, और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर हो कैसा भी हो, जात कुछ भी हो, वह एक वोट का हकदार है, वह मतदान कर सकता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी थी? आओ उसके जीवन की कुछ दिनचर्या देखते हैं और दोस्तों समझते हैं। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है जिसको मलिन बस्ती कहा जाता है।
तो दोस्तों कांता कहाँ रहती है? झोपड़पट्टी में रहती है। झोपड़पट्टी को दोस्तों मलिन बस्ती भी कहा जाता है। ऐसी बस्ती जहाँ पर छोटे छोटे से घर बनाते हैं लोग, टीन रख के या छोटी छोटी दीवारें या छप्पर रख के इस टाइप के घर बनाते हैं। इन बस्तियों में ना कायदे की सफाई होती है, ना ही अच्छे से लाइट की व्यवस्था होती है, ना ही पानी पीने की शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था होती है। इसी को झोपड़पट्टी या मलिन बस्ती कहा जाता है। उसकी देखिए वह झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला भी है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब होते हैं। कैसे होते? गरीब होते। ये देखिए दोस्तों, बस जरा सी देर और बेटी है उस शाम जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके सोचने के 3 कारण बताइए। पहली चीज दोस्तों, उसकी आय कम है, ठीक है, और शिक्षा का भी अभाव है। दूसरी चीज, उसका जो निवास स्थान वह झोपड़पट्टी के तौर पे है, उसके घर के पीछे जस्ट नाला है। और तीसरी बात हम लोगों ने देखी, वह एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में लाइन लगाए हुए, जहां पर मैक्सिमम लोग गरीब ही आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? गरीब लोग ही आते हैं। ऐसी उसकी मान्यता, ऐसी उसकी सोच या उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। अब अपने पास है अन्य प्रकार की असमानताएं। देखिए, भारत देश में सभी धर्म हैं, सभी धर्म हैं और सभी में कुछ ना कुछ दोस्तों अंतर है। सबकी मान्यताएं, आस्थाएं, तो धार्मिक कार्यक्रम सभी कुछ ना कुछ अलग होते हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर भी प्रकाश डालती हैं। बिल्कुल दोस्तों, पढ़ेंगे। एक ये देखिए, थोड़ी सी क्लिप आपको दिख रही होगी, ये रही, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैटर क्या है? कुर्मी छत्री 22/5/4 BSc माइक्रोबायो MSc बायोटेक B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज हेतु सजाती वर चाहिए। ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण ध्रुव कौशल गोत्र 30 साल 5 फुट ऐसा कुछ गौरवर्ण MA 3 विषयों एवं अन्य डिप्लोमा कार्य हेतु कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए। सर ब्राह्मण मान। तो इस तरीके से आपने ये सब चीज़ें देखी। ये क्या है? शादी.com में इंफॉर्मेशन दोस्तों मिलती है। भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। क्या? देखिए, जातिगत व्यवस्था हिंदू धर्म को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसे पुरानी धार्मिक किताबों में, वेदों में जानकारी मिली है दोस्तों, कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी के अनुसार कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वह ज्ञान देने का कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय वंश से संबंध रखता है तो वह युद्ध लड़ेगा, सुरक्षा करेगा, शासन करेगा। अगर वैश्य है तो वह व्यापारी वगैरह का कार्य करेगा। और जो वो शूद्र होते हैं वो सफाई का कार्य करेंगे, घरों का काम करेंगे। इस तरीके से डिवाइडेशन हुआ करता था पहले, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में हो जाती है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हाँ, ये सब विज्ञापन दर्शाते हैं कि लोग पढ़ने के बाद भी इन सब चीज़ों में अभी विश्वास करते हैं। जात पात उनके दिमाग में चला करती है दोस्तों। अब आगे देखें। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ते हैं। दलित के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है
जो निचली कही जाने वाली जात के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी दोस्तों हो रहा। बिल्कुल दोस्तों, इस टाइप का आज भी समाज में व्याप्त है, स्पेशली गांव में जरूर मिलेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि 1950 में पैदा होते हैं और 2013 तक जीवित रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अगर आप किताबें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी। इनका एक प्रसिद्ध दलित लेखक, ये कौन थे? ये प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में भी लिखते हैं। इनकी आत्मकथा क्या थी? जूठन। देखो होता क्या था दोस्तों, किसी के यहाँ पहले शादी वगैरह होती थी तो इनका कार्य क्या होता था कि इनसे वहाँ के साफ सफाई करवाई जाती थी, जो खाना बचता था वो दिया जाता था। तो इसी पर आधारित अपनी आत्मकथा को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी जो आत्मकथा है जूठन में लिखे हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। समझिए दोस्तों, उस समय शिक्षा के मंदिर में भी इस तरीके की घटनाएं होती थी। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे, अर्थात धुंधले दिखते थे, दिखाई नहीं पड़ता था। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द से क्या हो गई दोस्तों? कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिएगा मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। अर्थात वहाँ की ये लोकल लैंग्वेज उनकी थी। उन्होंने मास्टर से कहा था। ये देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण पेपर बैग्स के तरफ छपा हुआ है और ओम प्रकाश जी की है आत्मकथा है जूठन। क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया, क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे? अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन
मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई। देखिए दोस्तों, आज भी अपने देश में धर्म के नाम पर जो युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको गुमराह किया जाता रहा है। पहले भी किया जाता था दोस्तों, अब भी किया जाता है। देखिए, धर्म से सबसे अच्छा है इंसानियत। तो इस तरीके की समस्या थी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने अंसारी दंपत्ति के बारे में पढ़ा, कितनी उनको समस्याएं हुई थी। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जात, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। क्या होता? उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जात के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को भी ठुकरा दिया। देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक बच्चा पॉलिश कर रहा है और एक देखिए किस तरीके से लोग उसको पैसे दे रहे हैं। 1975 में बनी दीवार फिल्म, कौन सी? 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि इसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। और दीवार फिल्म किसकी थी? ये दोस्तों अमिताभ बच्चन, जो कि इस टाइम के सुपर डुपर एक्टर हैं। अपने टाइम के आज भी दिन तक ये क्या है दोस्तों, बिग बी इनको कहा जाता है। हम लोग देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कर सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। ये देखिए, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, ये अपने संसद की चित्र है। देखिए, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ये देखिए दोस्तों, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। क्या है दोस्तों? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या है? समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वह आर्टिकल 17 में किया गया। किसमें किया गया है? आर्टिकल 17 में किया गया है।
देखिए आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आइए अब यहाँ से देखते हैं। ये आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, जीरो हंगर। क्या दोस्तों देख पा रहे हो? जीरो हंगर, सतत विकास लक्ष्य, भूखमरी समाप्त करना। शासन ने संविधान द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर मिलने चाहिए। अर्थात बहुत हजारों सालों तक ऐसा सिस्टम रहा है, एक ही समुदाय का हमेशा वर्चस्व रहा है शिक्षा पर, धर्म पर। अब धीरे धीरे लोगों को, सभी को शिक्षा का आधा अवसर मिलने लगे हैं कि सभी लोग पढ़ें। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिसको मिड डे मील आप लोग कहते हैं। और इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 1995 में। ठीक है, कब हुई थी? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश भी दिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थितियों में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। दोस्तों, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना रही है, इससे एजुकेशन लेवल में भी सुधार हुआ है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये एक प्राइमरी जूनियर स्कूल की चित्र है। सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। देखिए किस तरीके से बच्चे आराम से बैठकर खा रहे हैं। दोस्तों, एक जानकारी और आपको बता दें, जो अब के प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च जिनको प्राइमरी जूनियर कहते हैं, उनमें बहुत सुधार हुआ है। खाना भी अच्छा मिलता है और वहाँ के जो यूथ टीचर हैं दोस्तों, जो यूथ टीचर हैं, जो गए हुए हैं, लेटेस्ट लगे हुए हैं 10-12 साल 15 साल में, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। प्लस उन्हीं बच्चों के साथ वो खाना भी खाते हैं। इससे जात पात भी खत्म होती है, प्लस शिक्षा में सुधार भी होता, जो खाने की गुणवत्ता है उसमें भी दोस्तों सुधार होती है, क्योंकि टीचर भी मिलकर खाना साथ में खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जहां लिखा है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव, असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं।
इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जात, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के कारण आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं, अर्थात कोई भी कम नहीं, सभी के सभी समान है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दोस्तों संविधान का निर्माण किया है। किसका किया? संविधान को इन्होंने बनाया है। इनको दोस्तों बहुत अधिक नॉलेज था और आपको बता दें दोस्तों, इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया है। जो महिलाएं अब जिनको जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको जो मैटरनिटी लीव मिलती है वो इन्हीं की वजह से मिलती है। जो आपकी कार्य करने की अवधि 8 घंटे हुई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ही हुई है। आज जितनी भी महिलाएं पढ़ लिख कर एक अच्छी पोजीशन पे, एक पद पर हैं और अपने आप को डेवलप कर पा रही, अपने आप को विकसित कर पा रही, या पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना पा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। दोस्तों, इन्होंने संविधान बनाया, ऐसे ऐसे कानून बनाए कि सभी को वोट डालने का अधिकार हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई थर्ड जेंडर हो, सभी को राइट्स इन्होंने दिए। दोस्तों देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ये लाइनें दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हैं। अब हम लोग देखेंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। बिल्कुल दोस्तों पढ़ते हैं क्या है मैटर। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हीं समान नहीं मानता। उदाहरण के लिए बस यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। अर्थात दोस्तों वहाँ पर रंग भेद था। कैसा था? रंग भेद था, गोरे काले का भेदभाव उनको सहन करना पड़ता था। ये देखिए दोस्तों, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है। देखिए, यह अफ्रीकी अमेरिकन औरत है जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। रोजा पार्क्स 1913 में पैदा होती, 2005 तक ये जीवित रहती। ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो कि क्या था? नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको इंग्लिश में सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। अर्थात इस आधार पर इन सबको चीज़ों को उन्होंने कैंसिल कर दिया।
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। अर्थात जो गोरे होते थे उनके लिए अलग स्कूल था, जो काले बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल था। अब इस सिस्टम को भी खत्म करके एक ही स्कूल रहेगा। गोरे काले बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे और एक साथ अपना विकास करेंगे। दोस्तों, अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा होता है। दोस्तों, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने संविधान में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 15। आपको याद हो दोस्तों, एक पिक्चर आई थी अनुच्छेद 15 आर्टिकल्स 15 आयुष्मान खुराना की। वो मूवी जरूर एक बार दोस्तों देखिएगा, उससे बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए पढ़ते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ मुख्य अंश। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वो किस धर्म से संबंध रखता है, उसका मूल वंश क्या है, जात क्या, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें 1 नंबर देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्तियां बागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व निर्बंधन या शर्तें के अधीन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र की चुनौती। जहां लोगों का शासन होता है उसमें चुनौती कैसी होती है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोगों को स्वीकार कर रहे या नहीं। दोस्तों देखिए, पहली बात समझें कि सभी को दोस्तों समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार और हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसमें क्या क्या दोस्तों दिया गया था और हम लोगों ने क्या क्या यूनिट से पढ़ा था। यूनिट 1 है, इकाई 1 है। इसमें देखिए महिला पुरुष सभी एक कतार में खड़े हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। फिर देखिए सभी लोग वोट डालने के लिए एक ही लाइन में लगे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे सरकारी नौकरी करते हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बेरोजगार हो। तो इस तरीके से वो अपना वोट डालने जाते हैं और सभी वहाँ पर दिखते हैं। कांता की स्टोरी से स्टार्ट किया जाता है। मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सभी को मिला हुआ है जो 18+ एज रखते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए अन्य प्रकार की असमानताएं भी विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें अस्पृश्यता भी है, छुआछूत है। और दलित के बारे में जैसे ओम प्रकाश जी के बारे में पढ़ा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जूठन में, और इन्होंने बताया कैसे इनको विद्यालय में झाड़ू लगवाई जाती थी, पीछे बैठाया जाता था, वहाँ के शिक्षक और स्टूडेंट सभी इनके साथ भेदभाव करते थे, जो कि सोचो दोस्तों कितना बुरा लगता। कैसे कोई एक व्यक्ति किसी से ऐसे कह सकता कि आप हम छू नहीं सकते, आप अलग बैठिए, आप इंसान नहीं। ये सब चीज़ें दोस्तों कितनी बुरी लगती। आज भी गाँव में दोस्तों ये हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी दोस्तों, इतना डेवलप करने के बाद भी इस टाइप की चीज़ें बरकरार हैं। तो इन सब चीज़ों को दिलो दिमाग से ज़रूर निकालें। मानवीय गरिमा का मूल, जैसे कि दीवार फिल्म आई थी 1975 में। तो एक बच्चे ने, जो कि अमिताभ बच्चन का रोल प्ले किया था बच्चे ने, वो फेंके हुए पैसे नहीं लेता। उसका मानना है कि ये हमें जो हमने कार्य किया है इसका पैसा मुझे हाथ में मिलना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो इसमें संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में बताया गया है
कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मिड डे मील की व्यवस्था की गई है ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें और अपना विकास कर सकें, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े। लेकिन दोस्तों आज एक सबसे अच्छी चीज़ है, आज जो भी प्राइमरी या जूनियर में टीचर हो रहे हैं, यूथ स्पेशली, उनके अंदर कास्टिज्म जैसी जाति पात की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वो बेहतरीन खाना बनाते हैं, अच्छी शिक्षा बच्चों को देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, उनको क्रिएटिव बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे कार सिखाते हैं, पेंटिंग बनाना सिखाते हैं या कुछ क्राफ्ट का वर्क कराना सिखाते हैं, संस्कृति जो कल्चरल एक्टिविटी होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो आज के जो यूथ है वो बहुत अच्छा दोस्तों काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इस सोसाइटी से निकल के गए हैं और सभी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। यह दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो आपने पढ़े ही, किस तरीके से इन्होंने संघर्ष करके शिक्षा ग्रहण की और इस पूरे भारत देश को एक संविधान दिया है। यह देखिए दोस्तों, ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है और ये गोरा व्यक्ति जिसको इन्होंने बैठने नहीं दिया था। इसके बाद यहाँ भी रूल दूसरा आया था। यह रहा अनुच्छेद 15 जिसके कुछ अंश दिए गए, इसको आप फिर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसी क्लासें आपको लगातार मिलती रहेंगी। फटाफट इसे दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।